ये है 11th क्लास लेक्चर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ पेन क्यों नहीं है? पेन गे-लुसाक्स लॉ। क्या बोलता है गे-लुसाक्स लॉ? ये सबसे पहले मैंने आपको कल बता दिया था कि जब लॉ आएगा तो आपने सबसे पहले नाम बताना है। तो ये किसने दिया था? गे-लुसाक्स ने दिया था। और आज से कितने साल पहले? 1808 में दिया था। 1808 में ये लॉ दिया गया था। और गे-लुसाक्स ने दिया गैसेस के बारे में। किसके ऊपर है ये लॉ? गैसेस के ऊपर लॉ है। ठीक है, जो बात समझ नहीं आए बार बार पूछनी है। ठीक है, गैसेस के बारे में। तो कह रहे हैं व्हेन गैस कंबाइन, जब गैस कंबाइन करती है और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान देना। H2 इज ए यस N2 इज ए गैस, H2 इज ए गैस, NH3 is a gas. This is ammonia. Ammonia is a gas. This is hydrogen. Hydrogen is a gas. This is nitrogen. Nitrogen is a gas. तो इन्होंने बोला जब भी गैसेस कंबाइन करें और गैसेस प्रोड्यूस करें। लॉ को फिर से पढ़ते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड, जब गैसेस कंबाइन करें या फिर प्रोड्यूस हो किसी केमिकल रिएक्शन में, प्रोड्यूस हो किसी केमिकल रिएक्शन में, दे कैसे करेंगी वो? दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाय वॉल्यूम, ध्यान देना कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए होल नंबर रेशियो। होल नंबर, वो भी कौन सी? सिंपल होल नंबर। यहाँ तक हो गया? कोई प्रॉब्लम? सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो हो गया। दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया लॉ यहाँ तक। बट और दे ये बाय वॉल्यूम सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, बट ये कब करेंगी वो कि सारे सिंपल होल नंबर रेशियो में वॉल्यूम को निकालेंगी, प्रोड्यूस करेंगी। वो तो ये तब करेंगी अगर ये सारी गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है। ये लॉ खत्म। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। But when they are kept all same temperature and pressure. Any problem? कंबाइन भी करेंगे और जो गैसेज है कंबाइन करेंगी और वो गैस ही बनाएंगी, प्रोड्यूस करेंगी इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। अभी मैं फिर दिखा रही हूँ, आगे बताने की कोशिश करूँ। मान लो कि मैंने ये टेम्परेचर रखा था, फिक्स कर दिया था 22 मतलब 35 डिग्री सेल्सियस और 224 जो है वो मतलब प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर भी मैंने इसका फिक्स कर दिया। और मैंने गैसेस के एक रिएक्शन करने की कोशिश की, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इसमें बोलते तो इनका वॉल्यूम अगर आपने 1 लिया है तो ये 2 होगा। सिंपल, समझ रहे? सिंपल रेशियो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, इन्होंने क्या किया? ये यहाँ 2 गैसेस कंबाइन किए हैं और ये वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है। वेपर की फॉर्म में तो ये गैस होगा, ये गैस हो। तो कह रहे हैं या फिर ये इस तरफ गैस हो या इस तरफ गैस हो, या कंबाइन करें या प्रोड्यूस करें। तो कंबाइन क्या कर दिए? गैसेस। तो कह रहे हैं यहाँ से आपको सब समझ आ जाएगा। 100 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 50 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बोलते हैं आपने ये लिया 100 मिलीलीटर, ये लिया 50 और आपको ये 100 मिला। बोलते दिस द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो गया? 100 मिलीलीटर, ये इसका हाफ है, मतलब ये 1 और ये 2 और ये फिर से क्या हो गया? 2। तो कह रहे हैं दस द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन। बोलते और देखा आपने वॉल्यूम और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में है और देखो ये रेशियो जो है ये सिंपल है।
ऑक्सीजन्स कंबाइन करनी है, ये एग्जांपल लेना और बोलना कि ये देखो ये बोलते Gay-Lussac डिस्कवर ऑफ इंटीजर रेशियो इन द वॉल्यूम रेशियो एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द वॉल्यूम। बोलते आप इस लॉ को और इस लॉ को ये सॉलिड के लिए है ज़्यादातर, और ये जो है Gay-Lussac फॉर द गैसेस है, और है वैसे प्रोपोर्शन के बारे में ये भी प्रोपोर्शन के लिए ही है कि गैसेस जो है वो सिंपल होल नंबर में और राइट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगी, ठीक है। तो बोलते ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है एक तरह से, लेकिन दिस इज डेफिनेट फॉर गैसेस। कि सेम टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। यस, क्लियर है, अब कुछ नहीं रह गया इसमें, हो गया। अब है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो ने ना सबसे पहले हिपोथेसिस दी थी। हिपोथेसिस क्या होती है, लॉ बाद में बना था, पहले उसने हिपोथेसिस मतलब एक सोच थी उसकी, सिर्फ एक सोच, फिर उसने एक लॉ बना दिया, सोच के बाद वो रियल हो गया और उसने उसका लॉ बना दिया। उसने क्या बोला, उसने बोला कि दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलते अगर मैंने यही ले लो, हाइड्रोजन ली है, ठीक है, वॉल्यूम जो है 1 लीटर लिया है इसका भी, और ऑक्सीजन का भी 1 लीटर लिया है, तो बोलते और मैंने इनका टेम्परेचर सेम रखा है, इसका भी और इसका भी, प्रेशर भी इसका भी और इसका भी, सबका सेम है। बोलते तब अगर आप गैसेस में देखोगे इनके अंदर, तो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे अगर इसमें 100 होंगे तो इसमें भी 100 ही होंगे। बात समझ आ गई? हाँ, वॉल्यूम सेम हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम होंगे, बट ऐसे ही नहीं, अगर इनके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के सेम हुए तो ऐसे नहीं। इज इट ओके? दोबारा पढ़ लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Avogadro made a distinction between atom and molecules which is quite understandable in present time। बोलते एवोगैड्रो ने ही एटम और मॉलिक्यूल को अलग अलग बताया था। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इंडिविजुअली स्टैंड कर सकता है इंडिपेंडेंटली, एटम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बारे में भी एवोगैड्रो ने काम किया। इसको छोड़ दो, ये लॉ नहीं है, लॉ सिर्फ इतना सा है। क्या ये समझ आ रहा है, ये नहीं आया? आगे समझ कि कोई प्रॉब्लम है? इसमें फर्क क्या होगा? बट इसमें वॉल्यूम सेम नहीं है ना, इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो में है सारे। नहीं, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताया ही नहीं कि उन गैसेस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, लेकिन एवोगैड्रो ने बताया कि अगर आप एक बराबर वॉल्यूम लोगे और उनका एक बराबर टेम्परेचर और प्रेशर रखोगे तो वो जिस चीज़ से बनी है वो भी एक बराबर होंगे उस टाइम, उस प्रेशर और उस टेम्परेचर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया, इन्होंने बोला कि कंबाइन करेंगे और वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। इज इट ओके? ये हो गया। इसके बाद है नोट दैट इन द फिगर, ये जो है ये एवोगैड्रो है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा ईच बॉक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनफैक्ट एवोगैड्रो could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic। Do you know polyatomic? ये polyatomic है, जैसे ये C6H12O6 ये है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम के एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तो वो पॉलीएटोमिक, और 2 तो डाईएटोमिक। इज इट ओके? तो इसके बाद इसने क्या किया कि लॉ तो हमारे सारे हो गए, और इसके बाद ना डेल्टन आया। कौन आया? डेल्टन आया। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर से आपको शो करने की कोशिश की है। 2 वॉल्यूम्स ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स। ध्यान दें, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। ये क्या है? एटम्स है ना, 2 एटम मिलकर ये मॉलिक्यूल बन गया है ना। ये भी मॉलिक्यूल है, किस चीज़ के हैं? हाइड्रोजन के ही हैं। और ये 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये 10 है तो ये 5 है, ये दोनों मिल गए तो ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज हुए? नहीं हुए। समझ रहे हो? तो ये इन्होंने 10 है और इसमें ये मॉलिक्यूल जो है ये पॉलीएटोमिक तैयार हो गए हैं, पॉलीएटोमिक तैयार हो गया। तो इन्होंने बोला कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया आपने, 1 वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो आपने देखा कि किस तरह से ये कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रेडी कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल उतने ही हैं टोटल करके जितने होने चाहिए। इज इट ओके? मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं है।
ये इस वाले लॉ का एक्सप्लेनेशन ये सेकंड एवोगैड्रो वाले का मॉलिक्यूल्स काउंट करोगे तो इस ये तीनों कंबाइन किए ना, इन तीनों को कंबाइन करके आप ये मॉलिक्यूल्स गिनोगे और ये मॉलिक्यूल्स गिनोगे तो ये सेम है। क्यों? क्योंकि इनका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर सेम है और इनका प्रेशर भी सेम है, इसलिए मॉलिक्यूल्स भी सेम है। ठीक है, हो गया। अब आ गए हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन तो बड़ा फेमस है, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम सीधे। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसने कहा मैटर जो है ना टूटने वाले एटम से बना हुआ है। ये पुरानी थ्योरी है उसकी। नए में उसने कहा है कि एटम टूट सकता है, ठीक है। तो ये पुरानी थ्योरी है, तो हमें आपकी बुक को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से पुरानी दी है शायद, ठीक है। तो ये हो गया कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। बोलते हैं अगर आपको कोई एलिमेंट्स दिए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ध्यान देना, आइडेंटिकल, जैसे कि हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के अगर आप 100 एटम ले रहे हो, अगर आप 100 एटम ले रहे हो तो क्या होगा कि 100 के 100 एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, क्योंकि वो हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ऑल एटम्स हैव एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, और उसका मास भी, जो जिस एटम से वो बने हैं, इसका मास और उसका मास एक बराबर होगा, और डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट, और डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होगा। इसके बाद है कंपाउंड्स आर फाउंड व्हेन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। ये भी बोलते कंपाउंड कब फॉर्म होंगे, देखो जैसे ये एलिमेंट है हाइड्रोजन का, फिक्स लोगे तभी है ना, फिक्स ऑक्सीजन O2 H2 और ये H2, तो ये ट्वाइस लगेगा, तो यहाँ हो गया पूरा, यहाँ ट्वाइस हो गया, 4 हो गए। तो ये कह रहे हैं द कंपाउंड कम फॉर्म हो, ये बनाया हमने, ये कंपाउंड बनाया ना, कैसे बना, बोलते एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन किए, डिफरेंट एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन किसमें, फिक्स्ड रेशियो में। ये क्या है 2:1 फिक्स्ड रेशियो में, तभी एक जो है कंपाउंड तैयार होगा। ये भी डाल्टन ने कहा था। किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता, उसमें एटम रीऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग पड़े होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे हो तो टूट जाते हैं, तो कुछ नहीं होता, केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइज होती है। खत्म। अब हम आगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पे, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास पे, इज इट ओके। तो ये बोल रहे हैं आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म्स एटम एंड मॉलिक्यूल, इट इज अप्रोप्रिएट हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो एटॉमिक मास क्या होता है, अब कोई आइडिया है आपको व्हाट इज एटॉमिक मास? जो एटॉमिक नंबर होता है, द नंबर ऑफ द मास ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट, है ना। तो अब हमारे पास है, इन्होंने यहाँ पे जो डिस्कस किया है, इसके बाद वो है आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, जिसे कि हम AMU भी कहते हैं, और आज के दिन में AMU को यूनिफाइड मास भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है ये वाला यूनिट, ठीक है। तो अब आइसोटोप पता है आपको क्या होते हैं? जो कि कंपाउंड होता है उसी के फॉर्म में, जैसे कार्बन है, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन 17 भी होता है, ठीक है, और क्लोरीन नहीं 35 और 37, हाँ 35 और 37 उसका मास नंबर चेंज होता है, नहीं ये एग्जांपल है 12 और 14, ठीक है। और इसके अलावा यूरेनियम के 2 हैं, 236 और 238, नेचर में 2 फॉर्म से प्रेजेंट होता है, जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। द एलिमेंट, मैं लिख रही हूँ, द एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम atomic number but different mass number, but different mass number, is it okay। अब क्या है कि कार्बन 6 ही है, ये भी एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी मास नंबर चेंज है, ठीक है। इसी तरह से कई एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका मास नंबर चेंज होता है और
एटॉमिक नंबर सेम नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है, ठीक है। उनको हम आइसोबार्स कहते हैं, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप कार्बन के बताया इन्होंने कि 14 और 12 होते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने आपको एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या कहा, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बोलते एटॉमिक मास कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ बनी जैसे ये मैंने उठाई, अगर इसका मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन हो गया तो ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। समझ आ गई, ये याद करना है, ठीक है। और एटॉमिक मास कैसे निकालना है, ये तो क्वेश्चन के साथ साथ पहले तो इन्होंने एटॉमिक मास जो यूनिट है उसके अंदर इन्होंने बता दिया कि वो वेट कितना होता है उसका, वो याद करना है। कितना होता है, 1.6605 तक कर लो, इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ये क्या है, ये है मास ऑफ एटम, AM। और इसको प्रेजेंट एज में हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास। ये है सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन, आइसोटोप, यूनिफाइड मास, AMU कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर है, सब कुछ। इज इट ओके, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान देना, मेरे पास कार्बन 12 भी है, मेरे पास कार्बन 13 भी है, मेरे पास कार्बन 14 भी है। अब ये नेचर में मिलते हैं। अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस क्या मतलब कि ये किस रेशियो में नेचर में पाए जाते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या चल रहा है, हैं? इधर आओ, हैं? एक बार में नहीं लगता ये एरो। फिर क्या है कि मेरे पास है ये, अगर ये C12, C13, C14 नेचर में पाए जा रहे हैं, अगर ये C12, C13, C14, तो इनकी कुछ परसेंटेज, जैसे मान लो नेचर में ये 10% पाया जा रहा है, मतलब 10% ये है नेचर में, और 10 कार्बन ये जो है 20% है, और बाकी दूसरा जो है वो 70% है। इनकी अलग अलग रिलेटिव अबंडेंस है नेचर में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये कह रहे हैं कि कार्बन जो है इसकी परसेंटेज 98% है, इसकी 1 है, और इसकी जो है 2 × 10⁻⁴ है। तो कह रहे हैं कि इसका मास जो एटॉमिक मास होता है वो 12 है। अब इसका ऊपर 13 है तो इसका 13 लेंगे, और इसका 14 है तो इसका 14 लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसकी एटॉमिक मास यूनिट कितनी है, जितनी इसका मॉलिक्यूलर मास है। क्या है, 13, ऊपर क्या है 13, 14, ये लेंगे इसका, और एवरेज इसकी ऐसे करके सम करके निकलेगी। कार्बन नेचर में कितना पाया जा रहा है वो पूरा तीनों को मिला करके फिर ये 100% है। कोई प्रॉब्लम? एटॉमिक मास तो जैसे इन सबका सम कर देंगे, जैसे ये CH4 है, ठीक है, जैसे ये तीनों का, इसका 12 और ये +4 = 16, ठीक है। ये हमने किया नहीं है, प्लस होगा, अच्छा नहीं, हाँ बस ऐसे होगा, सिंपल। ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर है ना, मॉलिक्यूलर, तो ये मॉलिक्यूलर मास है। अकेले का तो वही होता है जो होता है एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का 12 है, समझ रहे हो। मास नंबर जो है वो 6 है, और एटॉमिक मास जो है वो 12 है। एटॉमिक नंबर हाँ 12 है, समझ आइए। तो इसका यहाँ पे अगर हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो फिर दोनों का एटॉमिक मास सम करेंगे, मॉलिक्यूल निकल जाए। तो मैं और एग्जांपल देती हूँ, ये निकाला है मॉलिक्यूलर मास, ये सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, सम ऑफ द, तो सम मैंने दोनों का सम कर दिया, आ गया। इसी तरह से मैं वाटर उठा लेती हूँ। वाटर का मैंने क्या किया,